नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5वें चरण का चुनाव जिसमें 45 सीटों पर आज वोटिंग होनी है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के इलाकों तक इन तमाम जगहों पर आज मतदान होगा। अगर आप पूरा इलाका देखेंगे तो आज जहां जहां पर वोटिंग होनी है पश्चिम बंगाल में, उसमें सबसे ऊपर जो नॉर्थ का हिस्सा है, उत्तर का हिस्सा है, जैसा हमने कहा आपको, दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर सुंदरबन के नीचे इलाकों में जहां पर पश्चिम बंगाल का दक्षिण में अंत होता है। तो ये तमाम ऐसे अलग अलग जगहों पर चिटपुट इलाके हैं। कुल 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है और इसी के साथ अब आप समझ लीजिए कि लगभग 1 घंटा तो बीत चुका है। हम आपको लिए चलेंगे, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, लेकिन परिचय आपका उस पैनल से करा दीजिए, हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, क्योंकि अब फोन टैपिंग से लेकर ऑडियो, इन सब पर बवाल पश्चिम बंगाल का छिड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दें, हमारे साथ शशि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में शामिल रहेंगे। संजय कुमार जी, सोफोलॉजिस्ट के तौर पर हमारे साथ लगातार आज तक पर कवरेज में बने हुए हैं। हमारे साथ जयंतो घोषाल, पश्चिम बंगाल की तरफ से, वहां से कोलकाता से सीधा जुड़ेंगे, वो पत्रकार जिन्होंने पूरे इस आप समझ लीजिए पश्चिम बंगाल को पिछले 2-3 दशकों में बहुत करीब से देखा है और समझा है। लेकिन इससे पहले कि हम तमाम मेहमानों का रुख करें, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दार्जिलिंग से मौसमी सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं और अनुपम हमारे साथ, अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हावड़ा, माफ कीजिएगा, बर्धमान से जुड़े हुए हैं हिमांशु हमारे सहयोगी। लेकिन सबसे पहले मौसमी के पास चलते हैं और मौसमी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। दार्जिलिंग की पहाड़ियों के बीच सवाल यह है, क्योंकि उत्तर को अगर हम देखें तो उससे पहले जरा अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम सिलीगुड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुपम, आपके पास आते हुए, देखिए, अगर हम उत्तर पश्चिम बंगाल को देखें तो जो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने अच्छा खासा दबदबा इन इलाकों में अपना स्थापित कर लिया था। सिलीगुड़ी में बहुत सारी बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं, क्या प्रभाव दिखता है? मैं रैलियों में प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, गृह मंत्री, सबके रैलियों का जिक्र कर रही हूं, क्या असर दिखता है? जी बिल्कुल अंजना, अगर मैं सिर्फ सिलीगुड़ी की बात करूं तो सिलीगुड़ी पिछले कई दशकों से अशोक भट्टाचार्य के कब्जे में रहा है। कह सकते हैं किंग ऑफ सिलीगुड़ी कहा जाता है उनको। और सबसे बड़ी बात है कि जब तृणमूल की हवा चल रही थी, सब जगह सीपीएम का किला ढह गया, तो एकमात्र सिलीगुड़ी थी जहां पर अशोक भट्टाचार्य ने जीत हासिल की। तो इस बार अशोक भट्टाचार्य एक बड़ी फोर्स है सिलीगुड़ी में, लेकिन पिछले कई महीनों में, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह बीजेपी का उत्थान हुआ है, सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं पूरे उत्तर बंगाल में इस बार जो 45 सीटों में जो कुछ सीटें जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिलीगुड़ी में हैं, ये सीटें इस बार बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर सबने खासा जोर दिया इस उत्तर बंगाल पर। और ये उत्तर बंगाल ममता बनर्जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके लिए भी इन जगहों पर जहां पर 2019 से बीजेपी काफी उफान पर रही है, काफी उत्थान पर रही है, वहां पर अगर वो सेंध बना सके, मैं पीछे अपनी लाइन भी दिखाता रहूंगा कि कितनी लंबी बड़ी कतारें यहां पर हमें देखने को मिल रही हैं सुबह से। और उत्तर बंगाल की जहां तक हम बात कर रहे हैं कि उत्तर बंगाल पिछले लोकसभा चुनाव से ही बीजेपी का गढ़ बन गया, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कुछ फर्क तो पड़ना है और इसी फर्क को बड़ा करने की कोशिश में दोनों पार्टियां हैं। बीजेपी की कोशिश है कि जो लीड उनको मिली थी उसको विधानसभा में रखा जाए, जबकि टीएमसी की कोशिश थी कि जो 2016 में जिस तरह का रिजल्ट था, अगर वैसा रिजल्ट यहां पर कर सके तो काफी फायदा उनको हो सकता है। अंजना, मास्क तो लोग पहने हुए दिख रहे हैं अनुपम आज आपके पीछे, लेकिन लाइन में लोग खड़े हैं, महिलाएं एक बार फिर से काफी दिख रही हैं। इससे पहले कि मैं हिमांशु के पास फौरन जाऊं, एक बार जरा अगर आप दिखा दें, क्योंकि कंपैरेटिवली हमेशा कहा जाता है कि महिलाओं की कतार यहां पर जो है वो पुरुषों से लंबी होती है, और ये पश्चिम बंगाल की वोटिंग पैटर्न को देखकर तमाम पार्टियों की धड़कनें तेज होती है कि ममता या मोदी किस तरफ जाएंगी महिलाएं। एक बार अगर वो कतार आप दिखाएं अनुपम, वो इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो पुरुषों की कतार है वो कहां खत्म हो रही है और महिलाओं की कहां तक जा रही है, या फिर बराबरी का मामला है आज? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, मैं दिखाता हूं पुरुषों की कतार, महिलाओं की कतार, दोनों समान रूप से दिखाना चाहूंगा। और यहां पर 6 बूथ हैं, 6 बूथ में हर जगह महिलाओं की कतार है, पुरुषों की कतार है, और महिलाओं की कतार पुरुषों की कतार से लगभग लंबी है। यानी कि महिलाएं जो हैं यहां पर ज्यादा संख्या में दिख रही हैं, और हर जगह जहां भी हम नजर दौड़ा रहे हैं, एक कतार में महिलाओं की संख्या थोड़ी पुरुषों से कम है, लेकिन ज्यादातर जो कतारें हैं ये देखिए पुरुषों की कतारों के लगभग बराबर हैं। और इस तरफ भी, मेरे पीछे भी, उस तरफ भी अगर मैं दिखाऊं तो महिलाओं की कतार काफी
लंबी है। उसके बाद भी जो महिलाएं हैं, जहां पर जितने भी 6 बूथ हैं वहां पर महिला और पुरुषों की कतारें लगभग बराबर हैं। 2 जगहों पर पुरुषों की कतारें थोड़ी सी ज्यादा हैं, लेकिन ये जो बराबरी का ये जो समा हम देख रहे हैं, ये हर चुनाव में हम इस बार देख रहे हैं कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और लगातार लंबी लंबी कतारों में लगकर सुबह से ही अपना वोट, अपना मत देने में लगी हुई हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। अगर उनमें से कुछ महिलाओं से आप बातचीत कर सकें तो दिलचस्प रहेगा कि किन मुद्दों को वो महत्वपूर्ण आज मानकर वोट अपना डाल रही हैं। रुझान जरा समझ में आएगा, हवा कौन सी चल रही है ये भी पता चलेगा। सीधे लिए चलते हैं आपको दार्जिलिंग, वहां से मौसमी हमारी सहयोगी जुड़ रही हैं। दार्जिलिंग को पूरे देश में मौसमी उस चाय से पहचाना जाता है, लेकिन वहां की पहाड़ियों के बीच आज आप मौजूद हैं। वहां पर कौन सी हवा और कौन सी सूरज को उगते हुए देख रही हैं आप पहाड़ियों के पीछे से? और जरा कतारें दिखाइएगा। नमस्कार अंजना, हजूर हरू कस्तु हनु हुंच, हमी पहाड़ों की रानी, सुंदरता की खानी, दार्जिलिंग बटा। जरा दिखाइए पवन, कितना सुंदर ये पोलिंग बूथ है। बीटी कॉलेज में ये पोलिंग बूथ है और दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी तो है ही। कहते हैं दार्जिलिंग अपनी चाय 6 टीज के लिए मशहूर है अंजना। टीक, टूरिस्ट, ट्रैकर्स पैराडाइज, टॉय ट्रेन और यहाँ की जो टी है। और आप बात कर रही थी महिलाओं की, विमेन पावर अगर कहीं देखना है तो आप उत्तर बंगाल के पहाड़ी इलाकों में आ जाइए, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, कर्म पथ पे हो या फिर मतदाता के तौर पे। यहाँ देखिए आप, इस लाइन में आपको महिलाओं की लाइन जो है लगातार भरी नजर आ रही है सुबह से। और महिला कर्मचारी भी हैं जो लगातार कोरोना के मद्देनजर एहतियात भी बरती जा रही है। महिला पुलिसकर्मी भी हैं, चुनाव आयोग से जो पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, सब महिलाओं का ही बोलबाला यहाँ चल रहा है। आइए बात करते हैं यहाँ पे महिला वोटरों से। मैम, यस मैम। तैयार हैं आप लोग? जी। एवरीबडी इन द फैमिली विल कम? यस, एवरीबडी विल कम। यहाँ पे हमने देखा द वुमेन आर वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स। सो अंजना, आपको बताऊं मैं कि जब मैं दार्जिलिंग आ रही थी तो मुझे सीटियों की बहुत आवाज आई। वो रिपोर्ट भी मैंने फाइल की थी और सीटियों की आवाज आ रही थी। महिला कार्यकर्ता जो सीटी उनका चिन्ह था उनके उम्मीदवार का, वो सीटी बजा के कैंपेन कर रही थी। तो कुछ इस तरह से महिला फ्रंट पे रहती हैं, फ्रंट फुट पे बैटिंग करती हैं। और आपको बता दें कि बहरहाल अगर दार्जिलिंग की बात करें तो दार्जिलिंग में चुनाव प्रचार आसान नहीं होता, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, ऊपर तक चल के जाना होता है और उतना ही मुश्किल वोटर के लिए। मौसम जरा आप देखिए, बादल छाए हुए हैं, कल खूब बारिश हुई है, हम लोग जैकेट और स्वेटर पहने हुए हैं, तापमान एकदम नीचे गिर गया था और काफी ठंडक है। इसके बावजूद भी वोटर हो चाहे वो पोलिंग ऑफिशियल्स हो, बड़े बड़े बक्से लेके हमने पहाड़ों पे चढ़ते देखा। वोटर 3-3 दिन जो है सफर करते हैं, वो भी रिपोर्ट हमने देखी। तो एक तरीके से गोरखा आइडेंटिटी को लेके, गोरखा की सियासी जगत में अपनी पैठ को लेके यहाँ पे पॉलिटिक्स लगातार होती आई है और यही वजह है कि वोटर भी अंजना बहुत जागरूक है यहाँ पे। बिल्कुल, आप बने रहिए वहां से, क्योंकि ये खूबसूरत वादियां देखने के लिए बार बार हम लोग चलेंगे। क्योंकि नीचे जो इलाके हैं, निचले इलाके, वहां पर तो गर्मी ने मार डाला है। वहां पर पश्चिम बंगाल में दिन में कड़ी धूप हो जाती है। हालांकि जब कोलकाता से कल हम लोग निकल रहे तो मौसम वहां भी बदला था। लेकिन क्या राजनीति का मौसम बदलेगा और क्या कुछ कहानी वहां की, आइए आपको लिए चलते हैं बर्दवान। हिमांशु मिश्रा, वहां के जो पोलिंग बूथ्स है वहां की तस्वीरें दिखाइए, और साथ ही जो यहां पर मामला बैठता हुआ दिख रहा है दोनों पार्टियों की इस जंग में, वो। देखिए अंजना, बिल्कुल मैं बर्दवान की दक्षिण सीट पे हूं। आप देखिए कि यहाँ पर महिलाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मास्क लगाया हुआ है सबने। पुरुष भी जो है वो मास्क लगाकर है, लाइन लगी हुई है, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्दवान की ये 16 सीटें जहां ममता बनर्जी का गढ़ है, लेकिन क्या बीजेपी यहां पर जिस तरीके से टक्कर दे रही है। मैं बर्दवान में 2 बार आया हूं पिछले बीते दिनों में और बीजेपी के 2 रोड शो कवर किए। दोनों में बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि जैसे बीजेपी यहां पर बहुत मजबूत है और
ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अगर यहाँ पे मजबूती से लड़ रही है तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी बात है। एक और बात बता दूं, 10:30 बजे जो है बीजेपी का एक डेलीगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहा है। जो टेप आई है शीतल कूच बिहार में जो घटना हुई है और उसके बाद ममता बनर्जी की जो कन्वर्सेशन आई है उसको लेकर जो है बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन से मिलेगा और अपनी बात को रखेगा कि किस तरीके से जो है इलेक्शन को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बड़ी बात, क्या इन 45 सीटों में से क्या बीजेपी एक बड़ा मार्जिन लेकर उभरती है, वो देखने वाली बात है। क्योंकि लोकसभा चुनाव जब हुए थे 2019 के, तो बीजेपी ने यहां पर जिस तरीके से एंट्री की थी वो शायद ममता बनर्जी को भी लगता नहीं था और इसीलिए बीजेपी पूरी शिद्दत से यहां लड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा, तमाम लोग इन एरियाज के अंदर जो है रोड शो से लेकर पब्लिक रैलियां कर चुके हैं। अंजना, बड़ी बात एक सबसे ये है कि क्या 2 मई को लेकर जिस तरीके की घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की जा रही है, कल मैंने गृह मंत्री अमित शाह से बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि 200 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं। मैंने पूछा कि 4 चरणों में आपको कितनी सीटें मिल रही हैं 135 में से, तो उन्होंने कहा था कि 92 सीटों पर हम जीत दर्ज करने वाले हैं इन 135 में से। तो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल बीजेपी का है वो शायद ममता बनर्जी को जो है लगता है कि वो घबराहट का कारण है और जिस तरीके से टेप बाहर आई है उसको लेकर आज बीजेपी भी जा रही है। अब देखना यह है कि आज की पोलिंग परसेंटेज कैसी रहती है, इसके बिहार ये तय कर देगा। ये फेज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। अंजना, बिल्कुल, चलिए अब तमाम एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं क्योंकि आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख ली है। एक बार फिर से शशि शेखर जी, महिलाएं भारी तादाद में वोटिंग के लिए निकल रही हैं और अब तो संजय जी भी मुझसे अग्री करेंगे कि उन्होंने पहले से ही कहा था कि ऐसे ऐसे दिन पर वोटिंग के लिए रखा गया है, कुछ ना कुछ उस दिन इवेंट होता है, नहीं होता है तो कुछ ना कुछ एक कंट्रोवर्सी, एक विवाद आ जाता है। अब ममता बनर्जी का वो ऑडियो जिसमें बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो कूच बिहार के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही थी अपनी पार्टी के नेताओं को, ये सब कुछ और जिस तरह से अब 5वें फेज में हम पहुंचे हैं, आप कैसे देखते हैं? अंजना, सवाल मुझसे है? जी बिल्कुल शशि जी। मुझे 3 बातें बहुत साफ दिख रही है। पहली बात ये कि अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी मर्यादाएं टूट गई, मैं ये कहूंगा कि नई सीमा रेखाएं बनाई जा रही। जब सोशल मीडिया आया था तो नेताओं को और जो लोग जनता के बीच में जिनके चेहरे लोकप्रिय होते हैं, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं, उन लोगों ने एक नया आचार व्यवहार सीखा कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, किससे कैसे बोलना है। अब ये दूसरी तरह का एक जो 2 पहले प्रशांत किशोर, अब ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी का एक तथाकथित टेप पहले भी चुनाव से जस्ट पहले, नंदीग्राम चुनाव से जस्ट पहले। तो एक नया आचार व्यवहार अब तय हो रहा है कि लोग किस तरह से बात करें, क्या करें और कैसे किन किन चीजों से सावधानी रखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मर्यादाएं टूट रही है, मर्यादाएं तो चुनाव में हमेशा पहले से ज्यादा टूटती है, इसलिए उसका रोना व्यर्थ है। दूसरी बात, जनता इन सब से परे वोट कर रही है, पर वोटिंग परसेंटेज जो बंगाल का है वो पिछले रिकॉर्ड से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो इसका ये मतलब बहुत साफ है कि जनता पर इसका कोई बहुत उतना असर नहीं है जितना कि हम धूम धड़ाका देख रहे हैं मीडिया पर या दुनिया भर की जगहों पर। और तीसरी बात, मुझे ये लगता है जब भी ज्यादा शोर होता है, आप पिछले कई चुनाव उठाकर देख लीजिए, तो जनता के मन से जो रिजल्ट आता है वो लोगों के बहुत अप्रत्याशित टाइप का होता है। तो ये 3 बातें तो मुझे बहुत साफ साफ बंगाल के चुनाव में दिख रही है। संजय जी इसकी ताकीद करेंगे मेरे ख्याल में। चौथी बात, जो आज का जो चुनाव है, मुझे गोरखालैंड का जो इलाका है, मैं गोरखालैंड शब्द थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, जो गोरखा प्रभुत्व वाला जो इलाका है, वहां पर बीजेपी की बहुत उम्मीदें हैं और वहां से उम्मीदें हर बार लगाई जाती है। मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था कि वहां आम आदमी का कह रहा था कि हमसे हर बार छल किया जाता है, हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। तो इस बार वहां का जो चुनाव है, खासकर शिलीगुड़ी से जो ऊपर का इलाका है नॉर्थ बंगाल का, वहां का चुनाव देखना बहुत दिलचस्प होगा। जी अंजना। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपको अब लिए चलते हैं हमारे साथ
जयंतो घोषाल जी भी है और संजय जी भी हैं, लेकिन जयंतो दा के पास जाने से पहले संजय जी आपकी नजर से समझना चाहूंगी। देखिए, एक बार फिर से महिलाओं का जोर शोर से, जहां जहां हमारे रिपोर्टर्स हैं, महिलाओं के कतार या तो बराबर है या लंबी है। दूसरे राज्यों से काफी अलग ये तस्वीर दिखाई देती है। कितनी निर्णायक महिला वोटर हो सकती है, मुझे लगता है उसमें हर किसी की दिलचस्पी होगी। दूसरी तरफ जो कथित रूप से ऑडियो टेप सामने आया है ममता बनर्जी का, कि जिसमें वो सितालकुची के अपने उम्मीदवार से कह रही हैं कि कूच बिहार में जिन लोगों की मौत हुई है उनके बॉडी के साथ रैली निकालिए, और भड़काने का जो पूरा आरोप बीजेपी लगा रही है, क्या ज्यादा गंभीर है? अगर उनका फोन टैप हो रहा है तो वो ज्यादा गंभीर है, या जो कथित आरोप है कि वो भड़का रही हैं? बीजेपी तो कह रही है कि दंगों तक के लिए भड़का रही हैं, और इस तरह की बात सोशल मीडिया पर आज वोटिंग के दिन फैलाने की कोशिश है। दोनों पर आपका देखिए अंजना जी, अगर हम कहते हैं बुखार है, बुखार नापने का तो पैमाना है। एक हमारे पास यंत्र है, थर्मामीटर। आजकल तो तमाम तरह के थर्मामीटर आ गए हैं, हम उससे लगा के बुखार नाप सकते हैं। लेकिन आपने जो दो बातों का जिक्र किया, एक तरफ उनका फोन टैप किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये जो वीडियो सामने आया है, अब कौन ज्यादा गंभीर है इसको मापने का कोई थर्मामीटर नहीं है। दोनों ही गंभीर है मेरी समझ से। तो अगर दोनों चीजें की सत्यता मतलब एक तरह से परखी जाए और उसमें सत्यता ये पता चले कि हाँ दोनों चीजें हो रही है, तो दोनों चीजें गंभीर है। दोनों चीजों में कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर जो कहते हैं शाम दाम दंड भेद सब कुछ पार्टियां अप्लाई करती हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस भी कुछ इसी तरह के ट्रिक खेल रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी भी यही करना चाह रही है। दूसरा सवाल आपका महिला वोटरों का, चाहे हम बड़े आंकड़ों के नजरिए से देखें जो मैं करता हूं, चाहे आप फील्ड रिपोर्ट्स में देखें जब आप फील्ड विजिट करते हैं, वहां जब जाते हैं देखते हैं, और चाहे वोट के दिन देखें, हम लगातार जिस दिन चुनाव हो रहे हैं उस दिन हम देख रहे हैं तस्वीरें जो ग्राउंड से आ रही हैं, महिलाओं की कतार लंबी है। ये सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है। अगर पिछले दो चुनाव की भी हम बात करें, 2011 का विधानसभा चुनाव, 2016 का विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया। और मजेदार और इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनका वोट निर्णायक रहा। निर्णायक इस आधार पे कि उनका वोट, उनके वोटों का झुकाव जो है टीएमसी की तरफ रहा, जिससे टीएमसी को, ममता बनर्जी को फायदा होता रहा। तो जो तस्वीरें आ रही है कुछ उसी तरह का संकेत आज भी दे रही जी। ठीक है, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ममता बनर्जी ने यह मांग की चुनाव आयोग से कि जो बाकी के बचे हुए चरण हैं चुनावों के, वो एक बार में ही कर दिए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन इस पर सियासत तेज हो गई है। आसाम इतना छोटा राज्य, उसमें 3 फेज में हो रहा है। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज में 7 फेज में होता था, आज हार रहे इसलिए उनको चुनाव आयोग ममता बनर्जी की इस मांग को खारिज कर चुका है कि कोरोना की तेज होती रफ्तार के बीच बाकी बचे चरणों के चुनाव एक बार में ही करा लिए जाएं। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि ममता को बढ़ते कोरोना का नहीं, अपनी हार का डर सता रहा है। जिन पार्टियों ने सजेशन डायरेक्शन करने के लिए वो जान गए कि हार गए हैं, इसलिए वो चुनाव से भागना चाहते हैं। हम तो लड़ना चाहते, लड़ रहे हैं और जीतेंगे। आसाम इतना छोटा राज्य, उसमें 3 फेज में हो रहा है। ममता बनर्जी जब भी जीती 6 फेज में 7 फेज में होता था, आज हार रहे इसलिए उनको उल्टा लग रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी की अचानक नींद खुली। ख्याल आया कि रैलियों में उमड़ती भीड़ कोरोना का शिकार हो सकती है। आनन फानन में उन्होंने ट्वीट किया और ये बताना भी नहीं भूली कि वो तो पहले ही 8 चरणों में चुनाव का विरोध कर चुकी हैं। ममता ने लिखा, हमने महामारी के बीच पश्चिम बंगाल चुनाव 8 चरणों में कराने के चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया था। अब कोरोना के मामलों में भारी तेजी को देखते हुए मैं चुनाव आयोग से बाकी बचे फेज के चुनाव एक साथ कराने की अपील करती हूँ। इससे लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सकेगा। ममता ने ये मांग कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियों पर कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्ती के बाद ही की है। हम लोग को एडवाइस दिया लेकिन कोई बात नहीं सुना। अभी फिर बोल रहा है, प्लीज ये राजनीति बंद करो, ये वोट बंद करो, एक फेज में ये काम खत्म करो। लेकिन अमित शाह जी और मोदी जी इतना डेस्परेट हो गया, वोट 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 करके। आदमी मर जाएगा, बंगाल के आदमी मर जाएगा, महाराष्ट्र का आदमी मर जाएगा, सब मर जाएगा, लेकिन उनका फोकस एक ही है, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। मास्क भी नहीं पहनता है।
इस मांग को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। उसने पहले ही तमाम दलों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हिदायत दे दी थी, जिसका पालन किसी भी दल ने नहीं किया। अब चुनाव आयोग के मुताबिक ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बाकी बचे चुनाव एक साथ कराए जाएं। हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने ट्वीट कर कहा कि जान बचाने के लिए बाकी बचे दौर के चुनाव एक साथ कराना जरूरी है और संभव भी। पश्चिम बंगाल में तमाम रैलियों पर बैन के साथ साथ आखिरी 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव समझदारी भरा, अच्छा और संभव है। किसी भी कीमत पर जान बचाना ही सबसे बड़ा मकसद है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को राज्य में कोरोना के 6,769 नए केस सामने आए, जबकि 22 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में ही नए केस करीब 1,000 बढ़ गए। बुधवार को 5,892 नए केस सामने आए थे। गुरुवार को कोलकाता में सबसे ज्यादा 1,615 मामले सामने आए। कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना में कल 5वें दौर का मतदान भी है। ऐसे में बीजेपी ने फिक्र दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये बात सही है कि सभी लोगों को सुरक्षा की भी जरूरत है, सावधानी की भी जरूरत है, संयम की भी जरूरत है। और जो भी दिशा निर्देश पैंडेमिक पीरियड के हैं, कोविड के हैं, उनको सभी को पालन करना चाहिए। हमारी रैली होती है, वहाँ पूरी तरह उस इलाके को सैनिटाइज करके और मंच पे भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि लोग मास्क पहने और लोकतंत्र को भी बचाना है और जान को भी बचाना है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाहर से आने वालों के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना से आने वालों को नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट लेकर आना होगा। ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। प्रेमा राजाराम के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम पश्चिम बंगाल में जो 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है 5वें फेज की, उस पर लगातार कवरेज कर रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जो कथित ऑडियो टेप है ममता बनर्जी का, उसको भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए 10:30 बजे बीजेपी के नेता उस ऑडियो टेप के साथ चुनाव आयोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मामला कैसे बढ़ रहा है। बीजेपी का यह आरोप है कि इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी सीतालकुची के अपने उम्मीदवार से कह रही हैं कि आप कूच बिहार में जिन लोगों की मौत हुई है उनको लेकर आप रैली निकालें, उनकी बॉडी को लेकर, और भड़काने की बातें हो रही है। ये आरोप है बीजेपी का। लेकिन इस आरोप को बड़ा करते हुए अब वो चुनाव आयोग जाने की तैयारी में कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत घोषाल और विनोद अग्निहोत्री जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी। शशि शेखर जी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, संजय जी बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चुनाव आयोग तक इस टेप को ले जाना, अब सवाल यह है कि ऑथेंटिसिटी, टीएमसी कह रही है बोगस है, ये उनकी बातचीत ही नहीं है। क्या कुछ और किस तरह से बीजेपी इस मामले को बड़ा बनाने की कोशिश में लगी है? देखिए बिल्कुल बीजेपी इस मामले को बड़ा बनाने चाह रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जिस तरीके से जो कन्वर्सेशन बाहर आई है कूच बिहार से, वहां से जो उम्मीदवार है उनको अगर ममता बनर्जी इस तरीके की बात कर रही है तो लोगों को भड़का कर जो है वो इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर कर जो है इस मुद्दे को बनाना चाहती थी जो कूच बिहार के अंदर हुआ है। और उसी को लेकर बीजेपी 10:30 बजे जो है इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगी और कहेगी कि इस तरीके से जो है मुद्दों को बनाकर जो है टीएमसी खेलना चाहती है, लोगों को भड़काना चाहती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप देखिए अंजना, इससे पहले भी एक ऑडियो टेप आया था प्रशांत किशोर का, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि बीजेपी को लीड है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। और आज ये दूसरा ऑडियो आना, ये कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि बीजेपी जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स करती है वो बिल्कुल उसी सधे हुए अंदाज में करती है। और इसीलिए आज टीएमसी के ये ऑडियो टेप आना जिसमें ममता बनर्जी की बात है, उसको लेकर चुनाव आयोग जाना और उसको एक मुद्दा बनाना, बीजेपी जरूर जानती है कि इस तरीके से जब मुद्दों को लाया जाएगा तभी जो है वो एक प्रेशर टैक्टिक्स कर सकती है इस पूरे चुनाव के अंदर। बिल्कुल। देखिए हिमांशु, अब चुनावों में पोलिंग डे स्ट्रैटेजी, मतलब मतदान वाले दिन की रणनीति,
बीजेपी की ओवरऑल स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की ताकत इसमें झोंकी जाती है हर पोलिंग डे में, उसमें भी एक पूरी रणनीति शामिल होती है। मैं लौटूंगी आपके पास, जयंत घोषाल और विनोद जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले आज कई सारे ऐसे हैवी वेट भी हैं, दिग्गज भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। मदन मोहित्रा से बात की हमारी सहयोगी इंद्रजीत कुंडू ने, पहले आपको सुना देते हैं। आज इस वक्त है बंगाल के प्राक्तन पूर्व मंत्री मदन मित्रा, हैवीवेट कैंडिडेट है कामारहट्टी से। मदन दा, किस तरह का वोट चल रहा है और कितना कॉन्फिडेंस है? ठीक है, वोट चल रहा है, शुरू हो गया सारा कॉन्स्टिट्यूशन में। 2000 जगह में मशीन खराब हो सकता है। गर्मी, वोटर लोग एकदम सुबह को लाइन लगा दिया कि 42 डिग्री 44 डिग्री इतना गर्मी है, गर्मी से बचने के लिए। लेकिन वोट अच्छा चलेगा, वोट तो जनता को देना है। लड़ाई किससे है, सीपीएम से है या बीजेपी से? ये तो सीपीएम का सवाल है, तो लड़ाई तो सीपीएम को साथ ही होगी। बीजेपी लड़ेगा, वो नीचे से ऊपर आएगा। हमने देखा कि आप सुबह सुबह दक्षिणेश्वर मंदिर चले गए मां भवतारिणी का आशीर्वाद लेने। कॉन्फिडेंस है इस बार जीत पाएंगे? जीतने के लिए नहीं, सबको मंगल कामना के लिए। शरणागत दिनार्थ परित्राणो परायणे सर्व शर्ते हरे देवी। ये जो बाहर का लोग कोरोना लेके घुस रहे हैं, इसको रोको मां, और बंगाल को कोरोना को हाथ से बचाए। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? हर दिन जिस दिन पोलिंग होता है, हर दिन यहाँ पे आके कैंपेन करते हैं, आपकी नेत्री कह रहे हैं कि वो आके कोरोना फैला रहे हैं। हाँ, बहिरागत है, वो जहाँ से आता है वो ज्यादा है, वो जहाँ है, और वो तो डेली पैसेंजर बन गया, तो ये तो ठीक नहीं है ना। देश का प्रधानमंत्री देश का कैपिटल में रहो, लेकिन वो बीजेपी, वो दिल्ली का लड़ाई था, बीजेपी का पार्टी दिल्ली का पार्टी था, दिल्ली, ये बंगाल का लड़ाई है, और बंगाल को लड़की का नाम है ममता बनर्जी। रिजल्ट क्या होगा, क्या लगता है? 4% तो हो गया है। 2/3 मेजोरिटी लेके ममता बनर्जी आएगी, 3rd टाइम के लिए मुख्यमंत्री बनेगी। और हम लोग का भी स्लोगान होगा, चलो दिल्ली चलो। बहुत तंग किया है, अभी देखो तंग किया। तो आपने सुना, मदन मोहित्रा ये कह रहे हैं, मदन मित्रा का ये कहना है कि देवी से पूजा कर रहे हैं कि बाहर से जो लोग कोरोना ला रहे हैं वो रुके और जल्दी से यहाँ पर उत्थान हो। इन सब के बीच आइए आपको मेहमानों के पास लिए चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जयंत घोषाल जी आप वहां पर मौजूद हैं, एक अजीब से कैश 22 सिचुएशन में है। टीएमसी कह रही है टेप बोगस है, लेकिन फिर आरोप ये भी लग रहा है कि आप ममता बनर्जी के फोन को टैप कर रहे हैं क्या, और इधर चुनाव आयोग जा रहे हैं 10:30 बजे बीजेपी के नेता। जयंतोदा, कैसे बढ़ेगा ये मामला? देखिए, इसमें ऑडियो टेप जो है वो सही है या गलत है, ये जब पता चलेगा तब आज का चुनाव हो जाएगा। मतलब इससे वेरी ग्रैंड स्ट्रैटेजी ऑफ बीजेपी और जो साम दाम दंड भेद जो है, क्योंकि देखिए इसमें कंटेंट क्या है, सबसे बड़ी बात है शिकायत क्या है। क्योंकि ममता जी के खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट के जो आरोप बहुत दिन से लगातार भाजपा कर रहे हैं, और ये जो ऑडियो टेप है, ये ऑडियो टेप मैं देख रहा था, पीटीआई भी स्टोरी किया है कि बीजेपी का आरोप है, बीजेपी ने दिए हैं, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंटली इसको एग्जामिन नहीं कर पाया। लेकिन ये शिकायत है। अभी चुनाव आयोग में भी जाके बीजेपी, जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी इशू को, इसमें क्या होता है, चुनाव के दिन जो ध्रुवीकरण की राजनीति में हिंदू जो वोट है, देखिए ममता इस बार 2019 में जो हुआ था वो रिपीट ना हो जाए, इसके लिए इस बार बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे। और मुस्लिम अपीजमेंट की जो छवि है वो बदलने के लिए हिंदू लीडर इवन अपने गत्र भी मतलब अनाउंस कर चुके हैं नंदीग्राम में। तो मुझे लगता है बीजेपी का आज ये जो सीट है, देखिए अभी जो एरिया है वह मुस्लिम वोट है, लेकिन हिंदू वोट मेजोरिटी वोट है। और वो हिंदू वोट अगर ममता जी को ना मिले और उसमें अगर नुकसान हो जाए कि उसमें भाजपा का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। देखिए बसीरहाट जैसे है और नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, बर्धमान, आज जो जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। और वो मिक्स्ड पॉपुलेशन में जैसे 2016 में हुआ था, 2019 में बीजेपी का जो फायदा हुआ था, उसके बावजूद भी लास्ट टाइम 2019 में भी बहुत सारे जगह ममता का पकड़, आज जहां जहां चुनाव हो रहा है ये ममता का एकदम फोर्ट माना जाता है, साउथ बंगाल में खासकर। तो ये जो साउथ बंगाल में ममता बनर्जी का जो हिंदू वोट है,
जैसे महिला वोट के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो भी हिंदू वोट है, मतलब एक बड़ा हिस्सा हिंदू वोट है। तो भाजपा का स्ट्रेटेजी है आज के दिन में इसको बड़ा इशू बना के ममता को, वही शुभेंदु अधिकारी जो बेगम ममता बोले थे, उसी लाइन पे अगर ममता के जी के बारे में कैंपेन किया जाए और वोटर के ऊपर अगर ये प्रभाव मतलब इन्फ्लुएंस करे, तो हिंदू वोट कितना कम ममता बनर्जी को मिल सकता है, ये दैट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ बीजेपी। अंजना जी बिल्कुल सही कहा जयंत आपने, और चूंकि वहां पर आप रहते हैं तो पूरी तस्वीर को उस नजरिए से भी बताते हैं। विनोद जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्या इस बार महिला वोटर ममता और मोदी के बीच में बंट सकती है? और ये सबसे मुझे लगता है पावरफुल फेज है। पश्चिम बंगाल में चुनाव जब होते हैं तो महिला वोट, उसका झुकाव बहुत निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ ये टेप और ये टेप पॉलिटिक्स किस तरह से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप वोटिंग डे पर? देखिए अंजना जी, जहां तक महिला वोटर्स की बात है तो पिछले लगातार चुनावों में ममता बनर्जी के साथ ही महिलाओं का बहुमत रहा है। और आपने भी जब प्रशांत किशोर से बात की थी, मैंने भी की थी, तो उन्होंने भी जो स्ट्रेंथ बताई थी टीएमसी की, उसमें महिला वोटर्स को ममता बनर्जी की बड़ी ताकत बताया था। इसलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है, क्योंकि हिंदू ध्रुवीकरण का जो हथियार है वो बीजेपी का एक तरह से अंतिम हथियार होता है। वो हर चुनाव में, हर प्रदेश के चुनाव में उसको आजमाते हैं। तो ये जो टेप वाला, जैसा जयंतोदा कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि वहां जो मृतक हैं, जो मारे गए हैं, वो मुस्लिम हैं, और मुस्लिम और हिंदू ये ध्रुवीकरण अगर बीजेपी करवा पाती है तो उसको एक फायदे की स्थिति बनती है। और जैसा कि सारा आकलन ये होता है कि कम से कम 60% का हिंदू ध्रुवीकरण उसको चाहिए। जो सब 70-30 की जब बात होती है तो उस 60% के हिंदू ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी हर हथियार अपनाएगी, और ये ऑडियो टेप भी उसी का हिस्सा है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी की आईटी सेल मुझे लगता है बहुत सक्रिय है। जिस तरह से पहले प्रशांत किशोर का वो ऑडियो, वो क्लब हाउस चैट लीक हुआ, उसके पहले ममता बनर्जी का नंदीग्राम वाला एक टेप लीक हुआ था, तथाकथित टेप था, अब ये तीसरा। तो इसका मतलब वो पूरी तरह से जो है अपनी रणनीति जो है आईटी सेल जो है वो कर रही है। और मुझे एक चीज ये लगती है कि ध्रुवीकरण की जो स्थिति है, एक तो जैसा शशिशेखर जी कह रहे थे, मैं भी सहमत हूं कि अंतिम समय में वोटर बहुत कम अपना मन बदलता है। मन जो है वो बहुत ही बिल्कुल फेंस पे लोग बैठे होते हैं, आधा % लोग वो भले बदलने मन, लेकिन आमतौर पर वोटर लगभग वोटिंग डालने के दिन जो है फिक्स हो चुका होता है कि किसको वोट देना है। और अब आज का मतदाता भी ये जानता है कि सारी चीजें जो है ये एक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन फिर भी राजनीतिक दल अपने अंतिम समय तक सारे चुनाव दांव पेच अपनाते हैं, और बीजेपी इसको अपना रही है, इसको एक मुद्दा बना रही है। और ये आगे के जो फेज होने हैं, जो 3 फेज आगे होने हैं, उसमें भी इस मुद्दे को ले जाएगी, क्योंकि अब आगे जहां फेज होने हैं वो ममता बनर्जी के गढ़ माने जाते हैं। अभी तक जिन इलाकों में हुआ है 2019 के चुनाव को अगर पैमाना माने, लोकसभा चुनाव को, तो बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वो ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव वाला क्षेत्र है। तो बीजेपी हर तरह से कोशिश करेगी कि उस इलाके में हिंदू ध्रुवीकरण को अपने पक्ष में करे या हिंदू मतों में बंटवारा करे। अब बीजेपी कितना कर पाती है ये तो नतीजों के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इसमें एक पक्ष और है कि वाम दल और कांग्रेस पार्टी जो गठबंधन है, विनोद जी, एक तरफ देश भर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव प्रचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव आयोग वक्त पर सख्ती की बात तो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है देखिए, कैसे तमाम नियमों का उल्लंघन हो रहा है। সময় একবার আসেনি, এখন আমার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে, আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। और यहाँ तो पिछले 1 साल से पूरा चल रहा है खुल्लम खुल्ला, कोई रिस्ट्रिक्शन मानता ही नहीं। सब कुछ खुल्लम खुल्ला, पाबंदी कोई मानता ही नहीं। दिलीप घोष का ये बयान उस लापरवाही का कबूलनामा है जिसे बरतने का गुनहगार कोई एक नहीं है। सबके सब है। पश्चिम बंगाल में एक तो 8 दौर का चुनाव, ऊपर से रैलियां धुआंधार। चुनाव आयोग ने सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला नहीं किया, बल्कि इसकी एक बड़ी वजह कोरोना भी है। पहले जहां एक बूथ पर 1500 मतदाता हुआ करते थे, वहीं अब उनकी संख्या घटाकर 1000 कर दी गई है। इससे बूथों की संख्या बढ़ गई, जिनके लिए जरूरी पोलिंग स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की संख्या भी बढ़ गई है। चुनावों के दौरान सभाओं और रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर हिदायत दी गई थी।
आयोग ने लिखा था, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 से जुड़ी सारी शर्तों जैसे कि फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग वगैरह को इनमें से सभी गतिविधियों के दौरान पूरा किया जाए। ये भी बताया गया था कि लोगों के बीच जाने के दौरान इन निर्देशों का पालन न करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनका कितना पालन हुआ, ये तमाम दलों के चुनाव प्रचार के दौरान देखा जा सकता है। उम्मीदवार हो, प्रचारक या रैलियों में शामिल लोग। तस्वीरें गवाह हैं कि चुनाव आयोग के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। इसके लिए क्या चुनाव आयोग को ही कसूरवार ठहराया जा सकता है? ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने पहले ही कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर सभी पार्टियों को सावधान नहीं किया था। उसने अगस्त 2020 में कोविड प्रोटोकॉल्स बनाए थे, जो आगे चलते उस दौरान कोरोना महामारी के चलते जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें लागू किए गए थे। आगे चलकर अगले चुनावों के लिए भी इन नियमों को लागू किया जाना था। 5 राज्यों में जो हो रहे हैं चुनाव, उनमें भी इन नियमों को लागू तो किया गया था, पर किस हद तक इन नियमों का पालन हुआ, ये तो तमाम दलों के रैलियों और सभाओं से देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के लिए जो नियम बनाए थे, उनमें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। इसके मुताबिक नामांकन के समय उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद रहेंगे। रोड शो के दौरान सिर्फ 5 वाहनों का इस्तेमाल होगा। सभी वोटर्स के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सिर्फ पहचान दिखाने के लिए मास्क हटा सकते हैं। कोरोना संक्रमित और क्वारंटीन वाले मतदान के आखिरी घंटे में वोट डाल सकते हैं। ऐसे तमाम नियम चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 8 पन्नों के दस्तावेज में दर्ज हैं। लेकिन चुनावी आपाधापी में नेताओं को उन्हें पढ़ने की फुर्सत कहाँ। वैसे भी बंगाल चुनाव में रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने को ही इसका पैमाना मान लिया गया था कि अगली सरकार किसकी बनने वाली है। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की परवाह किसे थी? और जब कोरोना बेकाबू होने लगा तो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। এখন আবার বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছে। কোভিড বাড়িয়ে দিয়ে পালিয়ে যাবে আর তখন আমাদের ফেস করতে হবে। अब देखिए, ये बचकाना बयान है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं ये बहुत उचित नहीं है। और एक जवाबदार व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हो, कम से कम कोई भी आरोप लगाना चाहिए। हम विरोध में हैं, पर कैसे आरोप लगाना, किस प्रकार के आरोप लगाना, इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए। नेता किसी भी दल का क्यों ना हो, सबके सामने नियमों की धज्जियां उड़ती रही। आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 PLI दायर की गई। उन पर सुनवाई के बाद इस बार कार्रवाई हुई। दरअसल कोरोना प्रोटोकॉल लागू न होने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट सख्त है। उसने सुनवाई के बाद राज्य चुनाव आयोग से जवाब तलब किया है। 19 अप्रैल को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने कोई भी बड़ी रैली या सभा न करने का फैसला किया है। उनके उम्मीदवार घर घर जाकर या सोशल मीडिया के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वोट मांगेंगे। अगर सभी राजनीतिक दल संवेदनशील हो जाएं, तो बंगाल में कोरोना की रफ्तार को बेकाबू होने से रोका जा सकता है। प्रेमा राजाराम के साथ पॉलोनी साहा, कोलकाता, आज तक।